नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आपके सामने यासीन मलिक को फांसी दो इस मांग को लेकर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि ऐसे जिसने सैनिकों के हमारे भारत माता के जवानों की हत्याएं की, कितने कश्मीरी पंडितों को मारा, कश्मीर अशांत किया, पाकिस्तान से यारी की, उसको सजाए मौत देने के बजाय इसको केवल लाइफ प्रिजनमेंट दे दी। और इसलिए एनआईए ने कहा है कि यासीन मलिक को फांसी दो। यासीन मलिक की फांसी की मांग करता हुआ बिंदास बोल में कहना चाहूंगा, यासीन मलिक को फांसी दो, यही तो मांग हमारी है। ऐसा दिन आने तक सुन लो, संघर्ष हमारा जारी है। हमको बदला लेना है अब मेरे सैनिक की लाशों का, खुलकर प्रतिकार सड़क पर होगा उसके सभी तालों का, तमाशों का। बिरयानी खाने न देंगे पाकिस्तान के साथी को, उसके मस्तक को कुचले। तैयार रखो उस हाथी को, फंदे पर जल्द न झूला तो ऐसे सिस्टम पर धिक्कार होगा। साथ खड़े हर साथी का निश्चित ही आभार होगा। आज का बिंदास बोल में सवाल सीधा है, यासीन मलिक को फांसी क्यों नहीं? यासीन मलिक वही नाम है जिसने घाटी को खून से सींचा, जिसमें कश्मीरी पंडितों के घरों पर बुलडोजर चलाया, जिसने भारत के वीरों को लाशें गिनवाने के लिए हिंदुस्तान की सिस्टम को चुनौती दी। आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए दिल्ली हाई कोर्ट में मौत की साजिश, मौत की सजा की मांग रख रही है और देश की जनभावना भी यही है। हर कोई भावुकता नहीं, यह न्याय चाहता है। 90 के दशक की यह आग याद है ना, जब सड़कों पर जवानों की लिंचिंग होती थी, जब पलायन के काफिले चलते थे। यासीन ने गुनाह कबूल या फिर पश्चाताप शून्य पाकिस्तान की कठपुतली बनकर ये आईएसआई के लिए काम किया। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद के छाया में टेरर फंडिंग ली, लॉजिस्टिक, फिदाइन, सब कुछ। आज सवाल न्याय प्रणाली के सामने है। फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह संदेश होगा आतंक के फैक्ट्री को, अलगाववाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों को। 22 अप्रैल अगली सुनवाई है, उसके पहले देश में ऐसा वातावरण बने कि इस व्यक्ति को 48 घंटे में फांसी की सजा न्यायालय दे। इसके लिए पूरा जनमानस तैयार हो। आइए पहले विस्तार से सुनते हैं मुद्दे को। यासीन मलिक को फांसी दो, एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने यही मांग रखी है। यासीन मलिक फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहा है और देश की जनभावना भी यही है कि कश्मीर को सुलगाने वाले, घाटी को आतंक का गढ़ बनाने वाले, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करवाने वाले यासीन को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। अलगाववादी नेता की खाल में कश्मीर को जलाने की चाल चलने वाले यासीन को आज भी उसके किए पर कोई मलाल नहीं है। सेना के बलिदानी जवानों और बेगुनाहों को मार दिया गया। हिंदुओं के खून से सनी घाटी आज भी न्याय का इंतजार कर रही है, लेकिन इस आतंकी पिल्ले को यह सब करने का फक्र है। गुनाह इसने खुद कबूल किया। याद कीजिए 90 के दशक का वो खूनी दौर, जब कश्मीर की सड़कों पर सेना के जवानों की लिंचिंग हुआ करती थी। दिल्ली का दिल नहीं पसीजा, एक शब्द नहीं निकला। पाकिस्तान की कठपुतली बनकर यही यासीन टेरर फंडिंग लेता रहा, आतंक का साम्राज्य खड़ा करता रहा। घाटी जलती रही और दिल्ली की सरकार सोती रही। आईएसआई, हिजबुल, लश्कर, जैश और हाफिज सईद जैसे आतंकी आकाओं के इशारे पर वो भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था। यही नहीं, पाकिस्तानी आतंकियों की शह पर यही यासीन लॉजिस्टिक सपोर्ट और फिदाइनों को तैयार करता था ताकि घाटी को ग्रेटर पाकिस्तान बनाया जा सके। और दूसरी तरफ कश्मीरियत की दुहाई देने वाली तत्कालीन सरकार के प्रधानमंत्री के दरवाजे भी इसके लिए हमेशा खुले रहते थे।
भारत में आतंक की लपटें पहुंचाने में हिंदुस्तान के बड़े शहरों में हुए आतंकी हमलों में भी इसकी बड़ी भूमिका रही है। पाकिस्तान के लिए इसने कश्मीर से भारत में घुसने का पूरा एक्सेस तैयार किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी उसे उसके किए की सही सजा नहीं मिल पाई है। आतंक का शिकार हुए हिंदुओं की चीखें आज भी घाटी में गूंज रही हैं, पूछ रही हैं कि हमारे वीर जवानों, हमारे हिंदू भाइयों को शांति कब मिलेगी, हमारे कश्मीर को न्याय कब मिलेगा। यासीन मलिक पर लगी कानूनी धाराएं मृत्यु दंड के लिए क्या पर्याप्त नहीं है? क्या उसका अपराध उसे जिंदा छोड़ने लायक है? यह मामला भारत की न्याय प्रणाली के सामने एक कसौटी की तरह है। फैसला जो भी हो, वो सिर्फ एक व्यक्ति की सजा नहीं होगा, वो संदेश होगा आतंक, अलगाववाद और राष्ट्र के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए। यह सिर्फ एक व्यक्ति की सजा का मामला नहीं है, यह तय करेगा कि भारत आतंकवाद को किस नजर से देखता है। बेंच ने एनआईए को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। अब अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पोल लेते हैं कि आप लोगों ने अब तक क्या इस पर कहा है। यासीन मलिक को फांसी की सहमति में मांग रहा हूं। देशवासियों, यहां पीछे मत रहना, क्योंकि गद्दारों को, हरामखोरों को, इस देश के बेईमानों को फांसी देने की परंपरा जिस दिन बंद हो जाएगी, वैसे भी कमजोर हो चुकी है। और तब से इस देश में गद्दारों की बड़ी पोत उग रही है। 92% लोग शुरू में ही कार्यक्रम से सहमत है कि इसको फांसी होनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया कार्यक्रम के अंत में मैं पोल में पुनः दिखाऊंगा, आप लोग क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं। मैं आपको आगे लेकर चलता हूं हमारे आज के गेस्ट के पास, सारे अतिथियों के पास। मैं स्क्रीन पर स्वागत करता हूं हमारे आज के सभी अतिथियों का। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी है। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कई बार कश्मीरी हिंदुओं के पीड़ा को वैश्विक मंच पर रखा है और उस खलनायक के फांसी की मांग हम कर रहे हैं, जिसके लिए सुशील जी जैसे लोगों ने लंबा संघर्ष किया। विठल चौधरी हमारे साथ है। हमारे साथ भारत की सीमा पर खड़े होकर संघर्ष करने वाले कर्नल शैलेंद्र जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ शोएब सिद्दीकी है। मैं सुशील पंडित जी से शुरू करता हूं। सुशील जी, आखिर इस देश के न्याय तंत्र को इतना क्या असंवेदना का रोग लगा हुआ है? इतने जवानों की मृत्यु और इतने हिंदुओं की हत्या का खलनायक फांसी पर लटकते हुए दिखना चाहिए। ऐसे तो इस देश में व्यवस्था नहीं, लेकिन लोगों के हृदय से यही आवाज निकल रही कि इसको खुले चौराहे पर फांसी दो। लेकिन फांसी तो दूर, इसको बिरयानी खाने के लिए पाला जा रहा है। मृत्यु दंड के नाम पर ऐश करवाई जा रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया। डॉक्टर सुरेश चवानके जी, मैं आपको बधाई देता हूं इस विषय को उठाने के लिए और इस देश को पुनः याद दिलाने के लिए कि आज भी ये लोग जिंदा हैं। ये बिट्टा कराटे जैसे लोग आज आपके और मेरे कर के पैसों पर पल रहे हैं। इनके जघन्य कृत्यों के कारण ही मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग अपना कामकाज छोड़कर एक मुहिम में, एक अभियान में शामिल हुए, क्योंकि इनके जो विक्टिम्स थे, इनके कारण जो पीड़ित हुए, जो मारे गए, जो सताए गए, वो आज जिंदा होकर न्याय नहीं मांग सकते। इनके द्वारा अपहृत करके सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई सरला भट्ट आज जिंदा होकर न्याय नहीं मांग सकती। इनके द्वारा मारे गए स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और उनके 3 साथी, उनके लिए तो एयरफोर्स को, सरकार को न्याय करना चाहिए था, लेकिन उनके न्याय के लिए हम सड़कों पर उतरे। इसी तरह गिरिजा तिक्कू, जस्टिस नीलकंठ गंजू, दूरदर्शन के डायरेक्टर निदेशक लस्सा कौल, सर्वानंद कौल प्रेमी,
कितने ही, टिकालाल टपलू, इतने नाम हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एचएमटी के जनरल मैनेजर, एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन उनके मुकदमे अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। आप सोचिए, आम आदमी को तो मारना एक तरफ, अगर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का हत्यारा, जिनका केस टाडा कोर्ट में चल रहा है, आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, 24 जनवरी 1990, अभी 4 दिन पहले उस वारदात को 36 वर्ष पूरे हो गए। ये देश अपने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को न्याय नहीं दिला पाया, तो अन्य आम नागरिकों की क्या बिसात है? उनकी जान की क्या कीमत है? ये आदमी अभी तक जिंदा है, वो सब करने के बाद वह देश का पासपोर्ट लेकर दुनिया घूम चुका, उस पासपोर्ट पर पाकिस्तान जाकर शादी कर लाया, बच्चे पैदा किए, वो हमारे कर के पैसों पर सैकड़ों करोड़ रुपए पर हुर्रियत जिस पर खर्चा हुआ, ये पलता रहा, इलाज कराता रहा, होटलों में घूमा, हवाई टिकटें खरीदी गई, इसकी गाड़ियों के लिए पेट्रोल खरीदा गया। जब ये पाकिस्तान एम्बेसी आता था तो ऐसे लगता था कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, इसके आगे पीछे इतना सुरक्षा दस्ता चलते थे। ये आदमी ऐश करता रहा, आज भी जिंदा है। क्या कारण है? सवाल पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे अगर आप 2 मिनट दें सुरेश जी, बोलिए। मैं बहुत दुखी हृदय से कहना चाहता हूं, 2019 में जाकर इसको जेल में डाला गया। 2019 में वो जेल में किस अपराध में गया आप जानते हैं? कि 2016 में इसने कुछ अपराध किए थे, जिसमें टेरर फंडिंग एक अपराध था, जिसमें इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस का सदस्य होना एक अपराध था, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया एक अपराध था। इन अपराधों के मुकदमे में इन्हें जेल भेजा गया, और जब इन पर चार्जशीट लगी, इसने पुनः एकदम फौरन मान लिया, सब चार्जेस को कबूल कर लिया, कोई बहस नहीं हुई। ऐसे लगा एक फिक्स्ड मैच है। फांसी से बचने के लिए इन कमजोर अपराधों पर आपस की रजामंदी से यह जेल चला गया। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के अपराध पर इस पर मुकदमा नहीं चला। लस्सा कौल को मारने के अपराध पर, जस्टिस नीलकंठ गंजू को मारने के अपराध पर, टिकालाल टपलू को मारने के अपराध पर इस पर मुकदमा नहीं चला। एक पूरे के पूरे समुदाय के जातीय विध्वंस के अपराध पर इस पर मुकदमा नहीं चला। जेनोसाइड पर मुकदमा नहीं चला। इस पर मुकदमा चला टेरर फंडिंग पर, इस पर मुकदमा चला बीइंग पार्ट ऑफ अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। इन पर फांसी की सजा शायद प्रावधान में तो है, लेकिन होती नहीं। एनआईए ने भी तब नहीं मांगी, आज मांग रही है 6 साल बाद। किस दबाव में? क्यों? प्रश्न ये उठते हैं कि ये कौन सा फिक्स्ड मैच है कि इनको जिंदा रखा हुआ है? बिट्टा कराटे जैसे लोगों को, जिन्होंने माना इंटरव्यू में कि हां हमने 22 मर्डर करने के बाद गिनना बंद कर दिया, ऐसे लोग अभी तक जिंदा हैं और इन पर मुकदमे नहीं चल रहे हैं। मैं सोचता था कि एक राष्ट्रद्रोही सरकार जाएगी, देशभक्त सरकार आएगी और मुकदमे चलेंगे। देशभक्त सरकार को आए 11 वर्ष से अधिक हो गए हैं सुरेश जी। बिल्कुल। उन अपराधों पर कब मुकदमे चलेंगे? क्यों टाडा कोर्ट में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की हत्या का मुकदमा घिसट रहा है? आज यासीन मलिक कटघरे में नहीं है सुरेश जी, आज कटघरे में हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी सरकार है, हमारा नेतृत्व है। सवाल इनसे पूछने पड़ेंगे कि क्या मजबूरी है, कौन सी साठगांठ है, ये कौन सी आपसी समझ है जिसके तहत ये लोग अभी भी जिंदा हैं? क्यों इन्हें पासपोर्ट दिए गए? किसने दिए? किसने इनके वीजा लगवाने पर बाकी सरकारों से पैरवी करवाई? किसने इनके खर्चे उठाए?
किसने इनको अमेरिका घुमाया, किसने इनको कैंपसेस में घूम घूम कर भारत के विरुद्ध जहर उगलने के मौके दिए? क्यों, कैसे ये पाकिस्तान पहुंच के शादी करा लाए? किसकी रजामंदी से, किस सरकार की रजामंदी से? तो आज मुझे अगर दुख है, पीड़ा है, तो केवल इस कारण नहीं कि इसने इतना उत्पात मचाया कि एक पूरा समुदाय विवश हो गया घाटी छोड़ने पर। मुझे दुख इस बात का है कि ये आज भी वो सब करने के बाद जिंदा है। हमने 9 प्रधानमंत्री देखे, 13 सरकारें देखी, लेकिन वही ढाक के 3 पात। बिल्कुल, और इसीलिए मुद्दा उठाया है। ये तो किसी अखबार में छोटे से कोने में एक जगह पर खबर है, लेकिन हमारे लिए वो कलंक का बड़ा पहाड़ है। इस देश में हम जैसे लोगों का पुरुषार्थ किस काम का है? अगर ऐसे आतंकी जिंदा रहे तो ये न्याय व्यवस्था किस काम की है? ये राष्ट्रवादी सरकार किस काम की है? यासीन मलिक को फांसी नहीं, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। और इसलिए इसकी फांसी की मांग को एक राष्ट्रीय स्वर में, हुंकार में बदलना होगा। और इसलिए आज से हम इस अभियान को चला रहे। मैं एक और कश्मीरी हिंदू हमारे साथ है, विट्ठल चौधरी जी, आपकी प्रतिक्रिया। विट्ठल जी आप म्यूट है, हाँ बोलिए। जी, सुशील जी ने सारी बातें ऑलरेडी आपके साथ बोल दी कि क्यों उसको फांसी देनी चाहिए और कौन। मेरे को लगता है कि एक चीज़ जो हमें समझना है कि यासीन मलिक को जो सज़ा हो रही है, जो उसके पास केस चला है, वो टेरर फंडिंग का केस है, वो कोई जेनोसाइड का केस ही नहीं है। और इस देश में जेनोसाइड का कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि उसके लिए कुछ किया जाए। हमारी सरकार से लगातार ये मांग रही है कि अगर आप मानते हैं, और इसी केस में यासीन, इसी टेरर फंडिंग केस में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला कि यासीन मलिक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, लेकिन जब आपने बोलते हो, जब आप इसको पकड़ पकड़ के जातीय विध्वंस की बात अपने लिए आप करते हो, तो इसके लिए कानूनन प्रावधान आप कब लाते हो? आप यासीन मलिक को फांसी दे ही नहीं सकते इस केस में, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है टेरर फंडिंग के केस में कि आपको फांसी दी जाए। हमारा सरकार को ये समझना है कि इनको फांसी अगर आप देनी है तो आप इनको जेनोसाइड के केसेस ओपन करवाइए। ये जो इन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर्स मारे, वो एक्ट ऑफ, दैट इज एन एक्ट अगेंस्ट स्टेट, एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं उसको, और उसकी एक ही सजा होती है कि आप उसको मारना है आपको उनको। अगर आप जनरल नॉर्मल किसी इंसान ने ऐसा किसी 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मार रहा होगा, उसका कब का एनकाउंटर करके खत्म कर दिया है। यासीन मलिक को ही, और यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, अभी रिसेंटली जावेद नलका को भी इन्होंने किसी एक इस केस में पकड़ा है। तो इन्हीं को क्यों पकड़ा? और यासीन मलिक पे खाली यही केस नहीं है, रुबिया सैयद किडनैपिंग का भी केस एक चल रहा है, जिसमें इन्होंने माना है कि हाँ, मैंने, रुबिया सैयद ने भी वो किडनैपिंग के केस में अपना इनको पहचाना है कि हाँ, इसी ने हमारी किडनैपिंग की थी। मल्टीपल केसेस इनके अगेंस्ट, यासीन मलिक के अगेंस्ट है। हमारा न्याय तंत्र पूरा इसके लिए कुछ काम नहीं कर रहा। हमारी सरकारें वो उसको स्लो ट्रैक पे चला रही है, धीरे धीरे चला रही है, धक्का मार। मुझे याद है जब यासीन मलिक को जब फांसी की, ये उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उस दिन पूरे देश में ऐसा था कि यासीन मलिक को आज फांसी होगी। वो वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आज इसको फांसी दी जाएगी, क्योंकि और कोई होता है एक आतंकवादी जिन्होंने मल्टीपल मर्डर्स किए हो, जिन्होंने जेनोसाइड किया हो, जो JKLF जैसी, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने JKLF को ज्वाइन किया और गन उठाई, एक्ट ऑफ स्टेट उन्होंने किया, एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा, उसके अगेंस्ट आप दूसरी सजा दे ही नहीं सकते हो। ये सवाल हमें, जैसे सुशील जी ने बिल्कुल परफेक्ट बोला, ये हमारे तंत्र की नाकामयाबी है, हमारी सरकार की नाकामयाबी है। इसमें यासीन मलिक और उसके जो सपोर्टर्स हैं वो तो है ही, वो हमेशा से उन्हीं के साथ रहे। लेकिन हमारी सरकार जो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, उन्होंने क्यों ऐसे कोई प्रावधान अभी तक नहीं लाए कश्मीरी हिंद? आप छोड़िए यासीन मलिक की फांसी को भी छोड़ दीजिए, आप मुझे एक केस बताइए जो इस सरकार ने रीओपन किया हो जहां पे कश्मीरी हिंदुओं को किसने मारा। खाली इसके लिए एक व्हाइट पेपर, एक स्टेटमेंट दी हो इस सरकार ने, वो भी बाहर नहीं आई है। अभी रिसेंटली हमने जम्मू में प्रोटेस्ट किया इसी के लिए, और हम पे लाठीचार्ज भी इसी सरकार ने करवाया। आपको ये समझना है हमें। आप सुरेश जी, आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मुझे आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे को उठाया, तो कहीं जाके उसके लिए मुझे लगता है कि आपको उठाना पड़ेगा कि कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्निशन देने की अभी जरूरत आ चुकी है। मानना पड़ेगा कि जातीय विध्वंस हुआ है, और प्रावधान वही होने चाहिए जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में हमारी सरकार ने 1948 में जिसके लिए सिग्नेटरी रहा है 1959 और 48 में। तो मुझे लगता है कि ये इन चीजों से हटके थोड़ा इसमें एक लार्जर व्यू में देखना। यासीन मलिक एक सिर्फ मखौटा रहा है,
यासिन मलिक इज अ प्राइमरी एग्जांपल ऑफ टेररिज्म, बट इसको चलाने वाले पीछे का तंत्र उनको कौन देखेगा? आप ये JKLF के फाउंडिंग मेंबर फारूक अब्दुल्ला की बात कौन करेगा? उसको कौन पकड़ेगा और बोलेगा कि तुमने क्या किया? जो फारूक अब्दुल्ला ने, तुम क्यों 18 जनवरी को कश्मीर छोड़ के भाग गए? उस टाइम पे जो सरकारें थी, उनके बाद की सरकारें इसको हाफिज सईद के साथ आफ्टर 26/11 इसकी फोटोग्राफ हाफिज सईद के साथ पूरी वायरल हुई। उसके बाद क्या, वो कितने सालों के बाद इसको पकड़ा गया? 26/11/2008 के बाद। क्या इसको हाफिज सईद जिसने 180 हिंदुस्तानियों को बॉम्बे में मारा, ये बंदा उसके साथ बैठ के पाकिस्तान में जाके प्रोटेस्ट करता है और उसको सपोर्ट करता है। उसको अभी भी हम किड ग्लव्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट वो आप उसको पुचकार रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत पहले इनको मार देना चाहिए, शूट कर देना चाहिए था। और खाली इसको नहीं, इसकी सोच को खत्म करने की आवश्यकता है। ये जिहाद की सोच है सुरेश जी, ये डॉक्ट्राइन ऑफ जिहाद पे चलते हैं। इस्लाम बढ़ावा और गजवाए हिंद को आगे बढ़ाने के सिपाही हैं ये लोग तो। और इसलिए मैंने इसके जो मुकदमे पर इसको फांसी, मतलब अभी ये कोर्ट में, उसकी बात ही नहीं की। मैंने पूरे इसके वही पाप गिनाए जो आपके हमारे हृदय में या हमारे लिए जिस कारणों से खलनायक है, ये वही हम गिनाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, आप हमने जो मुद्दे यहां उठाए हैं, उन मुद्दों को हम कभी छोड़ते नहीं, इतना पीछा करते हैं कि वो कभी ना कभी सरकार को भी लेने पड़ते हैं। इसको भी, वो सारे मुकदमे जो आप बोल रहे हैं, अगर मोदी जी अपना कार्यकाल किसी ना किसी दिन इनको पूरा करना है, 10, 20, 25 साल बाद तो छोड़ेंगे, जाना ही है। अगर इसे पूरा करे बगैर जाएंगे तो ये उनके नाम पर लिखा रहेगा। ये मोदी जी और उनके समर्थकों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए इस मुद्दे का न्याय अनिवार्य है, अपरिहार्य है और करना ही होगा, इस श्रेणी का है। मैं कर्नल शैलेंद्र जी से अपनी पहली प्रतिक्रिया मांगता हूं। जय हिंद, नमस्कार। 2-3 बातें कह पाऊंगा। एज अ आर्मी ऑफिसर, एज अ डिफेंस पर्सनल, मैं शर्मिंदा हूं कि खन्ना स्क्वाड्रन लीडर के फैमिली का गुनाहगार हूं कि उसके गुनाहगार को सजा नहीं मिल पा रही। मुझे लगता है मेरी फौज, मेरी एयरफोर्स शायद उसके साथ खड़ी नहीं हो पाई जिसे खड़ा होना चाहिए था। यह हमारी जिम्मेदारी थी कि उस शहीद को न्याय मिले और जरूर मिले। आती है बात जहां तक एक और जो पार्टी जिसको मैं ब्लेम करूंगा, यह है आवाम। आवाम को भी उतना ही ब्लेम करूंगा मैं कि आपने ये बात कैसे दबाए रखी, उठाई नहीं। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सरकारें किसकी हैं? आपकी और मेरी हैं। मैं ब्लेम करूंगा मेरे मीडिया को। क्या ये सारा का सारा ठेका सुदर्शन टीवी ने ले रखा है कि वही सारी मांगे उठाएगा? बाकी ये जो चैनल्स हैं ये क्या करेंगे? और जो चीज दिखती नहीं है वो रह जाती है। मुझे लगता है किसी भी चैनल ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी भी चैनल ने यह मुद्दा नहीं उठाया है आज तक। जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी मुद्दा किसी चैनल ने कभी नहीं उठाया है। यह हमारे ही चैनल ने क्यों उठाया है? हम ही क्यों इन्वॉल्व हैं? क्या सिर्फ ये देशभक्ति बोलने की बात है? क्या बाकी चैनल्स को शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं? किस बात का राष्ट्रवाद, अगर आप न्याय प्रक्रिया में नहीं जस्टिस ले पाते हैं? मैं कहूंगा इवन न्याय प्रक्रिया को शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि सरकार उन्हें क्या कहती है क्या नहीं कहती है, लेकिन ऐसा माना जाता है और हमेशा से माना गया है कि न्याय प्रक्रिया जो है वो पॉलिटिक्स से हटकर है। अगर हटकर है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी मतलब आपके भी सिर्फ हक हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। आपको नहीं दिखता है कि इस इंसान ने क्या किया है? इंसान तो खैर कहना ही नहीं चाहिए इसको। इस जानवर ने क्या किया है ये नहीं दिखता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात करें, एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट बात करें, तो वहां पर आपको क्या डिले हो रही है? उसमें किस बात की डिले है? वहां क्यों नहीं जस्टिस है? मुझे लगता है ये सिर्फ एक किसी तंत्र का अपने आप में सिर्फ वो नहीं है इंटरेस्ट। मैं कहूंगा कि चलिए मैं शायद पॉलिटिकल ब्लेम देकर खत्म कर दूं इस बात को। आपका, मेरा, सबका फर्ज बनता है कि इस पर आए। और मुझे लगता है आपने एक बड़े सही समय पर, अभी भी हमारे पास 4 महीने हैं, इन 4 महीने में हम एक ऐसा कंसेंसस जरूर ला सकते हैं। बुलाइए 50 पार्लियामेंटेरियंस को, पारित करवाइए इसको डिस्कशन में पार्लियामेंट के, जैसा हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून के टाइम पर किया था। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जितने रिटायर्ड जस्टिस हैं, कम से कम वो क्यों नहीं इसके ऊपर आ सकते? वो क्यों नहीं बोल सकते
वो क्यों नहीं डिमांड कर सकते? छोटी छोटी बातों पर आप लेटर लिख देते हो कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आईएएस आईपीएस लॉबी जो लेटर लिखती है कि 200 लोगों ने साइन किया और 50 लोगों ने साइन किया, क्या फायदा है? क्या वो देश के लिए अच्छा है? ये देश के लिए अच्छा है या वो देश के लिए अच्छा है? अगर वो देश के लिए अच्छा है तो ये देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा कि न्याय होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उसके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे, छोड़िए उसे हमारे ऊपर, छोड़ दीजिए पब्लिक के ऊपर, लेकिन न्याय प्रक्रिया को पूरा करते हुए इसमें जो आपको ठीक लगता है। मेरे को तो अब एक्चुअली सबसे ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है इस बात पर कि मेरी न्याय प्रक्रिया इस तरह की है, उसको नहीं दिख रहा। दसियों जगहों पर डिसीजन आ जाते हैं, यहां पर मैं कहूंगा हजारों दिन होने हैं और इस पर डिसीजन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? याकूब के लिए रात 2 बजे कोर्ट बात खुलता है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं बात होगी, वहां पर समय निकल चुका है। मैं आज घोषणा करता हूं, आप जानते हैं कि हम केवल समस्या नहीं उठाते, समाधान तक जाते हैं। हमारे दिल्ली के 7 रिपोर्टर संसद के सत्र के दौरान सभी सांसदों से इस मुद्दे पर कैमरे पर प्रतिक्रिया लेंगे और मैं देश के तमाम राष्ट्रवादी सांसदों को इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाने के लिए भी अपील करता हूं और किसको हमने कहा किसने नहीं कहा यह भी हम सार्वजनिक करेंगे, यह भी बता देता हूं। और इसलिए जिनके पास आ रहे हैं वो सावधानी से उत्तर दे। देश देखना चाहता है, जानना चाहता है कि इतने गंभीर मुद्दे पर देश के संसद के प्रतिनिधि क्या कहते हैं। हमारे साथ डीके दुबे जी जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी काम करते हैं, राष्ट्रवादी है। निश्चित आपको भी दुबे जी यासीन मलिक का जिंदा होना हम सबके पुरुषार्थ पर तो प्रश्न चिन्ह है ही, इस देश की जुडिशरी कितनी कमजोर है यह भी साबित होता है। जुडिशरी का अपना एक स्पान है और मुझे लगता है कि जब केस फाइल होता है तो केस फाइल करते समय बहुत सारे और भी पहलू होते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि इतना दुर्दांत अपराधी, और अपराधी नहीं देश तोड़ने की बात तो वो करता ही करता है, इसके अलावा हिंदुओं के नरसंहार का दोषी है, इसके अतिरिक्त फोर्स के अधिकारियों के मारने का दोषी है, और उसके बावजूद इतना समय लग रहा है, इतना समय लगाकर ट्रायल चल रहा है। ये भारत में ही हो सकता है, भारत की जुडिशरी ही कर सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी भी देश में इतना डिले और इतना समय लगता भी है किसी भी इस प्रकार के अपराधी के निर्णय में और उसको मृत्युदंड देने की आदेश में। तो इसलिए ये बात तो तय है कि इतने बड़े अपराधियों को जो संरक्षण पॉलिटिशियंस देते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां देती हैं, या फिर वो अपनी राजनीतिक गोटियां सेकते हैं, ये सारी की सारी भारत में ही हो सकता है। ये भारत की व्यवस्था। मैं आपको एक प्रकरण याद दिलाता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इनकी एक अपील में एक मिसलिनियस गई थी और उस समय सुप्रीम कोर्ट भौचक्का रह गया था। इसलिए भौचक्का रह गया था कि केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी और इन सज्जन ने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सीधा इनको खड़ा कर दिया गया था। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में सीधे खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या, हमने तो आदेश नहीं दिया इनको लाने का। तब वहां पुलिस उस समय जो लेकर गए थे जेल अथॉरिटीज, उन्होंने वहां पर यह कहा कि साहब इनकी इच्छा थी कि हम इनको आपकी अदालत में प्रेजेंट करें क्योंकि ये आपकी अदालत में सीधे प्रेजेंट होना चाहते थे, इसलिए हम इनको यहां पर ले आए। मैं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना माथा पकड़ा ही पकड़ा था, लेकिन पूरे देश की सिक्योरिटी, पूरे देश के सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस समय ये कहा था जजेस ने कि भाई इस आदमी को, इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को यहां तक आप लेकर आए हैं, इसको लाते समय, ले जाते समय इसके साथी, इसके लोग इसको छुड़ाने का प्रयास करें, कितना बड़ी घटना हो सकती है, और हमने आदेश नहीं दिया फिर भी आप इनको यहां पर ले आए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी बिठाई थी और इंक्वायरी बिठा के ये कहा था कि इतना बड़ा अपराधी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजम्पशन में कहा था कि ये अपराधी है क्योंकि पूरे देश को मालूम है, और इतना बड़ा अपराधी और इतना दुर्दांत अपराधी और अब हमारी अदालत में सीधा खड़ा कर देते हैं। ये हमारे यहाँ का पॉलिटिकल कैरेक्टर है कि पॉलिटिशियन अपने लाभ हानि के लिए कहां तक ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की उस समय की टिप्पणी और उस समय के
इन्वेस्टिगेशन के आदेश के बावजूद ये व्यक्ति अभी भी भारत भूमि पर अपने नापाक कदम रखे हुए है और ये भारत भूमि पर अभी है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति किस लेवल पर काम किया है इसने और किस लेवल पर भारत में ये जीवित है और कैसे जीवित है, ये मतलब दिमाग से जल्दी उतरता नहीं है और स्वीकार भी नहीं हो पाता है। लेकिन किया क्या जा सकता है कि हमारे यहाँ का जो प्रोसेस है वो इतना डिले होता है, इतने आराम से लोग काम करते हैं कि व्यक्ति मर जाए लेकिन निर्णय नहीं हो पाता। ये हमारे यहाँ का ही हो सकता है, कहीं का नहीं हो सकता, क्योंकि हम लगातार ये बात कहते हैं कि भारत में न्याय कम और निर्णय ज्यादा होते हैं, जबकि होना चाहिए न्याय ज्यादा, भले ही निर्णय कम हो। लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम, हमारे यहाँ का जो पूरा ये सिस्टम है, ये सिस्टम न्याय कम और निर्णय ज्यादा देता है और वो निर्णय भी समय पर नहीं देता। उसके लिए भी जितना चाहो उतना खींच लीजिए, फिर मिसलिनियस डालिए, फिर वहां डालिए, फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर से उसकी रिव्यू पिटीशन जाएगी, फिर क्यूरेटिव पिटीशन जाएगी, क्यूरेटिव के बाद फिर रात में अदालत खुलवाई जाएगी, फिर उसके एग्जीक्यूशन से पहले जाएगी। मतलब कितना, इस तरह के अपराधियों को भी कितने चांस हैं। अब कहने के लिए तो हम ये कहते हैं कि भाई कोई निरपराधी धोखे से जेल ना चला जाए, निरपराधी कोई उसको सजा ना मिल जाए, लेकिन ये तो सामने दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। कबूल किया है ये सारे वो अपराधी है जिन्होंने कहीं ना कहीं ये सारी बातें कबूल की हुई है। अब मैं देशवासियों को एक बड़ा ही खतरनाक वीडियो दिखाता हूं। देश के सभी राष्ट्रवादियों, देशभक्त के इस देश के सभी राष्ट्रवादियों, इस वीडियो को देखिए। भारत माता का दुश्मन यासीन मलिक को रिहाई करने के लिए मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन हो रहा है, कैंपेन चल रहा है और उसके ऊपर हजारों लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। आपकी चुप्पी इस कैंपेन को ताकत दे रही है। क्यों नहीं देश के सभी शहरों, नगरों, गांव, चौराहे पर यासीन मलिक को फांसी देने का कैंपेन चलाया जाए। हमने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कैंपेन चलाया, 8,96,00,000 हस्ताक्षर एकत्र किए थे। आज मैं अपील करता हूं, इस देश में जहां पर भी जो भी व्यक्ति यासीन मलिक को फांसी देने की मांग करने वाला प्रदर्शन करेगा, सिग्नेचर कैंपेन चलाएगा या कोई भी आंदोलन करेगा, उसके वीडियो हमको भेजिए, हम सुदर्शन पर दिखाएंगे। हर वीडियो में मोदी को, शाह को, राजनाथ सिंह को, इस देश की न्याय तंत्र को टैग करिए ताकि यह मुद्दा शांत ना हो। और जब अप्रैल में यह मुद्दा आए तब तक भारत सरकार इसके ऊपर नए मुकदमे दाखिल करे। कश्मीरी हिंदुओं के मुकदमे यूं ही मरने नहीं चाहिए। यह उसके पहले मर भी जाएगा तो भी यह बड़ा अपराध रहेगा, उसी सजा में यह मरना चाहिए। यह नेचुरल मौत नहीं मरना चाहिए। हमारे साथ राकेश बजरंगी है जम्मू से। राकेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। सुदर्शन चैनल का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस मुहिम को छेड़ा है कि ऐसे खूंखार आतंकवादी जो खुले में घूम रहे थे काफी समय से, अभी जाके 2019 में इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। इन्होंने इतने बड़े बड़े कृत्य किए। 1980 में ये आतंकवाद से जुड़े थे, 1988 में ये पाकिस्तान जाते हैं, वहां पर आतंकवाद की ट्रेनिंग लेते हैं। 1999 में ये जो गृह मंत्री थे यहाँ पर भारत सरकार में, उनकी बेटी का अपहरण करते हैं। 1990 में ये हमारे 4 एयरफोर्स के जवानों के स्क्वाड्रन लीडर, जिनमें रवि खन्ना भी थे, उनके सहयोगी की हत्या करते हैं। कई कश्मीरी पंडितों की हत्या में ये शामिल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन में इनका जो उनको मारना और उसमें अहम रोल है। देश विरोधी गतिविधियों में ये हमेशा शामिल रहे हैं। और ऐसे आतंकवादी जो खुले तौर पर घूमते थे और पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से इनको शह दी, 2006 में जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो इनको अपने घर में बुलाते हैं और वो तस्वीर में जो है वो सामने आई। और ये खुले तौर पर जो है जिनके साथ 50-50 पुलिस के दस्ते जो थे वो इनके साथ चलते थे कि कोई इनको छू ना पाए, कोई इनको कुछ कह ना पाए, इस प्रकार से इनकी सुरक्षा की जाती थी। इनको इस प्रकार से इनको पाला जा रहा था, इनको बिरयानियां खिलाई जा रही थी। लेकिन 2019 में सरकार ने जो है 2016 में जो टेरर फंडिंग केस जो है वो रजिस्टर्ड किया, 2017 में इनका नाम जो है उसके अंदर दाखिल किया गया और 2019 में इनको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया।
2022 में जो है इनको उम्र कैद की सजा सुनाएगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि ऐसे खूंखार आतंकवादी जो देश के विरुद्ध जो हैं वो युद्ध छेड़ते हैं, जो कई लोगों की हत्या में शामिल हैं, हमारी सेना के जवानों को मारने में जो है वो शामिल हैं, तो ऐसे लोगों को जो पालना है वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की नाकामयाबी दिखाती है। और ये चीजें जो हैं ये बर्दाश्त से बाहर हैं। लगातार हम इसके खिलाफ जो है कई बार प्रदर्शन भी किए हैं। सकते करिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, हम सुदर्शन चैनल का पूरा सहयोग करेंगे और हम खुले तौर पर इसका जो है विरोध करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे खूंखार आतंकवादी को जो है वो मौत की सजा मिलनी चाहिए। मौत की सजा से कुछ भी मान्य नहीं है। देश नहीं चाहता कि ऐसे आतंकवादी को पाला जाए। और ये ऐसे आतंकवादी अगर ये सरकारें चलेगी, दूसरी सरकारें आई, ये फिर बाहर आएंगे, फिर इसी प्रकार से कृत्य करेंगे। ये देश के अंदर पत्थरबाजी, आईएसआई के झंडे फहराना, पाकिस्तान के झंडे फहराना, और फिर वो अपनी राह पर चलेंगे और कई लोगों को जो है वो गुमराह करने का काम करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अभी फांसी नहीं तो इसको कभी फांसी नहीं मिलेगी। अभी फांसी देने का होनी ही चाहिए। बिल्कुल। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ है। शोएब सिद्दीकी बताइए। सुरेश भाई, मेरी बात जरूर सुन लिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं, मैं वो 2 ही मिनट बोल पाऊंगा। देखिए सुरेश भाई, ये वाकई बहुत हैरत अंगेज है मामला। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। सुशील भाई जब बोल रहे थे और वो दर्द बता रहे थे, तो यकीन जानिए अंदर से मन बोलने का नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अगर हटता तो आप कहते भाग गए। देखिए होता क्या है सर, मैं उन माओ को नमन करता हूँ जिनके बेटे शहीद हो गए, उन बहनों को करता हूँ जिनके भाई शहीद हो गए। ये वाकई हिंदुस्तान में जो है हमारा कार्यप्रणाली जो होती है बहुत धीरे होती है। आप बताइए, एआई ने जो दरखास्त दी है, जाहिर सी बात उसमें 22 अप्रैल वक्त लंबा दे दिया है। कम से कम यहाँ जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। आप देखिए, वो फौजी जो अपनी जिंदगी मौत से लड़ने के लिए जब रात में पहरा देते हैं तो हम लोग बहुत सुकून से सोते हैं। तो मैं वाकई इस डिबेट पे मैं उस तरह नहीं बोल पाऊंगा जिस तरह आप चाह रहे होंगे कि मैं बहस करूं कुछ करूं। सुशील भाई ने जिस तरह बातें बताई कि बताइए उस महिला के साथ जो वाकया गुजरा, मैं उसको अपनी जबान से नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है। तो मैं चाहता हूँ इस मुल्क का जो सिस्टम है, नरेंद्र मोदी से मैं गुजारिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द करें। और जाहिर सी बात, जो मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको मंदिराम पे लाना चाहिए। चौधरी साहब ने भी एक अच्छी बात कही कि जो मुकदमे उसके ऊपर नाकिस किए गए उसमें सजाए मौत नहीं होती। देखिए, इसको भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए जो उसने कर्नल को मारा या जिस औरतों के साथ किया या हमारे जो फौजी थे उनको मारा, तो वो मुकदमे खुलने चाहिए और मंदिराम पे आना चाहिए। क्योंकि होता क्या, देखिए सर, कभी कभी मुकदमों पे देर हो जाती है कि जो इंसाफ मांगता है, चाहे शोएब सिद्दीकी साहब हो चाहे आप हो, उसमें बहुत देर हो जाती है और कहीं ना कहीं इंसाफ का गला घोट दिया जाता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप कम से कम फास्ट ट्रैक में मुकदमे चलाने चाहिए इस तरह के मामले, जिससे जिन लोगों की आस लगी है, संविधान पे यकीन है, कानून पे यकीन है, तो कहीं ना कहीं कानून उनके बिल्कुल आपका धन्यवाद है। आपने आज ये स्टैंड लिया, इसके लिए आपका आभार है। मैं सुशील जी के पास चलता हूं, उसके पहले एक वीडियो दिखाता हूं। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर जेकेएलएफ का नेता रफीक डार आतंकवादी यासीन मलिक के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कर रहा है। देखिए, ये जनवरी 2026 का ही ये वीडियो है, क्या कहता है। वेरी क्विकली ये बताइएगा कि इस वक्त यासीन मलिक साहब किस हाल में हैं और पाकिस्तान से आपकी क्या तवक्कुआत है। देखिए, यासीन मलिक साहब इस वक्त एक खतरात में हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है। जो जुडिशल सिस्टम इंडिया का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ईमा पर उनको पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार बना रहे हैं। आपको पाकिस्तान से क्या तवक्को थी रफीक डार साहब? कि हुकूमत पाकिस्तान से हमारी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो इस इशू को रेज करेंगे इंटरनेशनली, और अगर उनके कुछ रवाबित हिंदुस्तान के साथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, वहाँ वो इशू रेज करेंगे। सदर ट्रंप के साथ उनके अच्छे रिलेशन इस वक्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और वहाँ वो इशू को रेज करें और वर्ल्ड लीडर से रेज करें ताकि यासीन मलिक को जस्टिस मिले, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर है, और उनकी जान बच सके। ठीक, रफीक डार साहब वेरी क्विकली ये सुशील जी बताइए, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर बैठकर आतंकवादी इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योजना बना रहे हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेता राष्ट्र में भी इसकी चर्चा नहीं कर रहे।
सुरेश जी, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं, शायद आपको वो जानकारी पहले से ही हो, सिर्फ दर्शकों को आपके माध्यम से वो याद करा दूं। इसी का एक और खूंखार साथी था बिट्टा कराटे। बिल्कुल। उस बिट्टा कराटे ने अपने इंटरव्यू में कबूला था कि 22 लोग मारने के बाद उसने गिनना बंद कर दिया। वो बिट्टा कराटे, जब उसकी बेल एप्लीकेशन आई तो जज ने उसकी बेल ऑर्डर पर ये खुद लिखा, उस जज का नाम है GR वानी। उसने लिखा कि मैं जानता हूं ये खूंखार आतंकवादी है और इसने जो गुनाह किए हैं, जो पाप किए हैं, उनकी सजा अधिकतम सजा से भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभियोजन पक्ष, सरकार इन मुकदमों को आगे बढ़ाने में इच्छुक नहीं दिखती, मुझे मजबूरन इसे बेल देनी पड़ रही है। ये उसके बेल ऑर्डर पर लिख करके जज ने कहा, GR वानी उसका नाम है। और वह बिट्टा कराटे जब छूट कर बेल पर वापस आया तो पूरे मोहल्ले ने उसका जैसे किसी दूल्हे का स्वागत होता है, उसको फूल मालाएं पहनाई, गीत गाए, नाचा गाना शुरू किया, उसके आसपास मिठाइयां बांटी। ये हाल है कश्मीर का, ये हाल है हमारी न्याय व्यवस्था का, ये हाल है हमारी सरकारों का, जिनकी जिम्मेदारी है कि पीड़ितों को न्याय मिले। उस व्यक्ति ने उसके बाद कश्मीर के एक ब्यूरोक्रेट से शादी की, परिवार बसाया। बिट्टा कराटे छुट्टा घूमता रहा। फिर उसको 2019 में गिरफ्तार किया गया टेरर फंडिंग के केस में। मुझे आप बताइए, JKLF जैसा संगठन जो हमारे नस्ल कुशी के लिए हिंदू विध्वंस का जिम्मेदार था 1990 में, 88 में, 89 में, उस पर बैन लगता है 2019 में, तब इनको गिरफ्तार किया गया। 2019 से पहले वो छुट्टा घूम रहा था। 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, हमने 2017 में RTI लिखी। होम मिनिस्टर तब राजनाथ सिंह थे। हमने गृह मंत्रालय से पूछा, आप कितना खर्चा करते हैं हुर्रियत पर? उन्होंने जवाब दिया, पिछले 5 साल में 550 करोड़। ये 550 करोड़ इस यासीन मलिक पर, उस गीलानी पर, उस अब्दुल भट्ट पर, इस मसरत आलम पर, इस आसिया अंद्राबी पर, ऐसे ऐसे सपोलों पर आपके और मेरे कर का पैसा 2018 तक खर्च होता रहा। ये लिखित में जवाब आया RTI में, इस देशभक्त सरकार के गृह मंत्री ने दिया। क्या उम्मीद करेंगे हम न्याय की? कहां से जज फैसले देंगे जब आप केसेस को लड़ने में इच्छुक ही नहीं है? जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो आप किस पर भरोसा करेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं, ये 60 गांठ के तहत आसानी से कोई अपने चार्जेस कबूलता नहीं है। जो लोग आधी आधी रात को अदालत खुलवाते हैं अपने बचाव में, वो NIA की चार्जशीट को बिना बहस के, बिना मुकदमा लड़े कबूल लें और फैसला आ जाए और वो तिहाड़ जेल में एक बैरक के अंदर शहंशाही तरीके से जिंदगी बिताएं। ये कौन सी 60 गांठ है? और 6 साल बाद NIA को ध्यान आए कि अब इनकी आजीवन कारावास की सजा को फांसी में बदलने के लिए याचिका दी जानी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि इस सरकार को, इस पूरी न्याय व्यवस्था को हुआ क्या है और हम लोग कौन सा भ्रम पाले बैठे हैं कि ये हमें न्याय दिलाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, कटघरे में केवल यासीन मलिक नहीं है, कटघरे में वो सब लोग हैं जिनसे हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं। कटघरे में हमारी व्यवस्था है, कटघरे में हमारा नेतृत्व है, कटघरे में वो सब लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाषणों में, चुनावी सभाओं में, वोट मांगते वक्त, लेकिन वो इन्हें पालते हैं। 2018 तक सैकड़ों करोड़ रुपए देकर पाला और 2019 में 5 फरवरी को बैन लगाया गया क्योंकि मार्च अप्रैल में चुनाव थे।
लोकसभा चुनाव थे, फरवरी में बैन लगा JKLF पर, फरवरी में बैन लगा हुर्रियत पर, फरवरी में बैन लगा जमाते इस्लामी पर, लेकिन जमाते इस्लामी के ऑफशूट विंग्स पर बैन नहीं लगा, उनके इंस्टीट्यूशंस पर ताले नहीं जड़े गए। ये कौन सा पाखंड है? ये क्यों आंखों में धूल झोंकी जाती है? ये मुझे समझ में नहीं आता सुरेश जी। और इसलिए इस मुद्दे को मरने नहीं देंगे, शांत नहीं होने देंगे और उसको नेचुरल डेथ भी नहीं आने देंगे। या ये संकल्प है हमारा, हम इसको पूरा करेंगे। शैलेंद्र जी, सेना के खास करके ये एयरफोर्स के जवानों का आपने अभी उल्लेख किया था, तो एयरफोर्स के जो ऐसे संगठन है, आज ये शो खत्म होते आप संपर्क करना शुरू करिए, अपन एक हस्ताक्षर कैंपेन चलाते और जब पूर्व सभी अधिकारी और एयरफोर्स के जवान हैं उन तक पहुंचते हैं, ताकि एक सप्ताह में पूरे देश भर में जितने भी एयरफोर्स के रिटायर्ड लोग हैं उन तक हम जाएं और एक हस्ताक्षर का बड़ा आंकड़ा लेकर हम लोगों के पास जाए कि देखो एयरफोर्स लगी है, अब बाकी लोगों ने भी लगना चाहिए। शैलेंद्र जी, आपके शो के थ्रू मैं ये प्रॉमिस करता हूं, ये शपथ लेता हूं कि हम जैसा आप बता रहे हैं इसके ऊपर जरूर काम करेंगे और आप देखेंगे कि मैं आपसे ही ये फॉर्मेट लेकर जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसी तरीके से, चाहे वो सिग्नेचर कैंपेन बोलिए, चाहे वीडियो बाइट कैंपेन बोलिए, चाहे वो रिटर्न कैंपेन्स बोलिए, सोशल मीडिया कैंपेन बोलिए, मैं आपको हर जगह पर दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि एक्स सर्विसमैन इस बात पर पूरी तरह से खड़े होंगे कि इस इंसान नहीं, इस जानवर को इसकी जगह मिलनी चाहिए और वो है सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत। और इसके लिए मैं, मेरी आर्मी, मेरी एयरफोर्स, मेरी नेवी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी हुई नजर आएगी। बिल्कुल, ये कैंपेन ही इस देश को एक दिशा देगा इस आंदोलन में। और बात फिर केवल यासीन की नहीं रहेगी, यासीन के निमित्त सारे जितने अपराधी है, जो ऐतिहासिक अपराध जिन्होंने किया है, उन सभी का नंबर आएगा। आप जानते हैं राजनीति में डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, और मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मां भी दूध नहीं देती, हालांकि पता नहीं ऐसी कौन सी मां है जो बच्चा रोने पर ही देती है, लेकिन ऐसी है तो फिर उसके लिए हम रोने वाले तो नहीं है, रुलाने वाले हैं, और वो सब कुछ करेंगे जो आवश्यक होगा। विठल जी हमने सबकी बात की, लेकिन एक मीडिया ग्रुप की बात नहीं की जिन्होंने यासिन मलिक को यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। हाँ, मुझे याद है कि सुशील जी और रूट्स इन कश्मीर ने बहुत मैसिव प्रोटेस्ट किया और उन्होंने वहां से हटा दिया गया उसको, लेकिन उनको कौन कैटेगरी में रखेगा उस मीडिया ग्रुप का? आज वो मीडिया ग्रुप, प्रधानमंत्री हमारे उनको 10 बार तो साल में इंटरव्यू देते हैं और उनके चैनल को यूलोजाइज किया, लाइनाइज किया गया यासिन मलिक को, बिट्टे कराटे को। आप बिट्टे कराटे ने जिनको मारा, जो उनका पहला विक्टिम था सतीश टिक्कू, उनके माता पिता वो गुहार लगाते उनके पिता भी नहीं रहे, अब उनकी माता भी नहीं रही, दोनों का स्वर्गवास हो गया। हमारी पूरी 2 पीढ़ियां कश्मीरी हिंदू समाज की खप गई जस्टिस की मांग करते करते। मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जहां पे हमें ये समझना होगा कि जो हमारी जितनी भी सरकारें रही हैं विफल रही हैं जस्ट इंसाफ देने में, न्याय देने में कश्मीरी हिंदू समाज को या हिंदू समाज को ही। और ये इसका मुख्य कारण ये रहा है कि इन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करना छोड़ दिया है कि वो जिहाद है। आपको जिहाद को पहले मानना होगा कि आपके अगेंस्ट जो वहां हो रहा है वो जिहाद हो रहा है, वो इस्लामिक आक्रांता आपके लिए जिहाद कर रहे हैं 700 साल से निरंतरता के साथ। वो उसका निरंतरता के साथ एक जो कंटिन्यूटी ऑफ जिहाद रही है वो जिहाद ही है कश्मीर में, और कुछ भी नहीं है। हम उसको अभी भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का नाम देते हैं, ओवरग्राउंड टेररिस्ट का कुछ ना कुछ नए हम नाम निकाल के देते हैं। ये वही है जैसे सुशील जी ने बोला, जब बिट्टा कराटे वापस आया वहां पे उसको हजारों लोग हुजूम वहां पे निकला उसको वेलकम करने के लिए। या जब बुरहान वानी को मारा गया, यही सरकार ने 10 लाख बुरहान वानी की लाश सौंपी और 10 लाख लोग वहां पे निकले बुरहान वानी की मैयत में। मुझे लगता है हमारी सरकार की थोड़ी मंशा में भी हमें सवाल उठाने की आवश्यकता है। इन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त किया, फिर बाद में डोमिसाइल लॉ लाया। मुझे लगता है कि सरकार को ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है
क्योंकि हमें ये सरकार मानती है खुद को राष्ट्रवादी, तो ये सिर्फ वचनों से राष्ट्रवादी नहीं होना पड़ेगा, आपको अपने कर्मों से भी राष्ट्रवादी सरकार बनना पड़ेगा। आपको बताना है कि आप जो कर रहे हैं, जो आपने अभी तक किया, जो अभी तक भी आप ये नहीं माने यासीन मलिक ने कश्मीरी हिंदुओं का जातीय विध्वंस किया, अभी आप उनको टेरर फाइंडिंग हवाला के केसों में बिट्टा कराटे यासीन मलिक जावेद नलका को आपने अंदर किया है। आप ये सरकार, एक केस तो खोलिए, 280 एफआईआर वहां पे अभी तक हुए, 288 एफआईआर कश्मीरी हिंदुओं की हैं जो हुई हैं। मैंने खुद एक आरटीआई फाइल की, मैंने पूछा उनमें कि 1988 से 1992 तक कितने लोग मारे गए और उसमें हिंदू कितने थे। होम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हमें नहीं पता, हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। आप समझिए, डेटा नहीं है उनके पास, एफआईआर खुल नहीं रहे हैं। आप जो केस उनके जो दाखिल कर रहे हैं वो जातीय विध्वंस, आप उसके जेनोसाइड के केस नहीं, आप मर्डर के केस भी नहीं, आप कल्पेबल होमिसाइड के केस भी नहीं डाल रहे हो, आप टेरर फाइंडिंग के लिए उनको डर रहे हो। आप किससे डर रहे हो? आपको कौन सा नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा यासीन मलिक को फांसी ना देने से? आप किससे डर रहे हो? आप किस छवि के लिए पागल हो रखे हो? ये भी समझना बहुत जरूरी है सूर्य जी। मुझे लगता है उसको भी एक्सपोज करने की जरूरत आ गई है आज की डेट में कि ये कौन सा ऐसा छवि इनको अपनी सुधारनी है, इंटरनेशनल अफेयर्स में दुनिया को दिखाना है, कौन से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को आपको खुश करना है। एक नुपुर शर्मा अगर कुछ बोल देती है, 57 देश की लड़ाई लड़ती है, आप उसको उठा के बाहर फेंक देते हो। हजारों लोग वहां पे गीता और मंदिर तोड़े गए कश्मीर में, एक केस दाखिल हुआ क्या? आप मंदिर दोबारा बना देते हैं। वो एक मंदिर आपने शारदा वो कीरन में बना दिया और पूरे देश में डिंडोरा पीटा कि हमने जी मंदिर बना दिया। कश्मीर में 4000 से ज्यादा मंदिर टूटे हुए हैं आज की डेट में भी, 4000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं कश्मीर में। आपने कितने के मंदिरों को आपने वहां पे पता किया कि मंदिर तोड़े किसने? ग्राफिटी बनाई गई, हमारे देवी देवताओं के नाम पे ग्राफिटीज बनाई गई, वहां पे उनके नाम पे उनके मंदिरों के पता नहीं क्या क्या लगाया गया, गोबर लगाया गया, फीसेस लगाया गया, क्या क्या लगाया गया हमारी देवी देवताओं की मूर्ति पे। कहां पे बाहर आई है कोई बात? बिल्कुल, ये इसकी मंशा ही नहीं है सरकार। बिल्कुल। डीके दुबे जी, जुडिशियल सेक्टर से क्या किया जा सकता है? मैं समझा नहीं, जुडिशियल क्या मतलब आपके वकीलों के द्वारा इस विषय को कैसे उठाया जा सकता है, गति कैसे दी जा सकती है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जुडिशरी का अपना एक स्पान है, अपनी एक चाल है। जैसा मैं लगातार कहता आया हूं कि हमें रिफॉर्म की जरूरत है, हम रिफॉर्म नहीं कर पा रहे और हम 200 साल का सिस्टम ही चला रहे हैं, इसलिए वहां से कोई बहुत उम्मीद की जाए कि भाई कुछ हो जाएगा, ये मुझे तो नहीं लगता कि वहां कुछ उम्मीद की जा सकती है। फिर तो ये कहना चाहिए कि भाई इसको जमानत दे दो, हम देख लेंगे। नहीं, ये तो बात कही जा सकती कि भाई जमानत दे दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, तो जनता देख लीजिए उसको। लेकिन जुडिशियल सिस्टम के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत स्कोप है इस विषय को लेकर। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर कोई अपील कर रहा है, उसकी मौत की सजा मांग रहा है, तो वो यही सरकार है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं 2018 में शुरू हुआ, 2019 में शुरू हुआ, 2020 में शुरू हुआ। ये कहानियां ही तब शुरू हुई जब ये सरकार आई। इससे पहले तो वो खुले प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे थे ना। इससे पहले तो वो राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ घूम रहे थे कि गाड़ी में, उनके साथ सेलिब्रेशन हो रहा था, बिरयानी खाई जा रही थी। तो ये ऐसा कहना, और मैं जहां तक मानता हूं, मेरे से अगर सुरेश जी बात करेंगे, मेरे मोहल्ले में, अगर मैं कानपुर का रहने वाला हूं, हमारे यहां अगर कोई आतंक बरपाता है तो हम सरकार उरकार नहीं देखते कभी, और सर सरकार की तरफ देखते भी नहीं है। चंदेश्वर हाथे में मैं रहता हूं वहां, और आपको याद होगा 10 लोग थे और पूरी भीड़ आ गई थी और 10 लोगों ने संभाल लिया था। बाद में पुलिस आई, आधे घंटे बाद, जब तक पुलिस आई थी तब तक हम 10 लोग संभाल चुके थे। सर, हम हिंदू हैं, गली का विवाद, किसी गली का विवाद और एक नरसंहार, इनमें थोड़ा अंतर है। अरे सर, नरसंहार कानपुर में नरसंहार ही होते थे पहले, लेकिन जब समझ में आया कि नहीं, ये तो इनके आंख उठने से पहले हमने करना चाहिए, तो हम सरकार उड़कार जो करेगी वो बाद में देखेगी। क्योंकि सामने तो मैं खड़ा हूं ना, मेरा मंदिर है, मेरे मंदिर के सामने खड़ा, तो मैं क्या कर रहा था। इसलिए सबसे पहली जो कमजोरी मुझे लगता है वो हिंदू समाज की है, और हिंदू समाज से ही सरकार बन रही है, और सरकार में वही हिंदू है जो यहां से जाके बैठते हैं। तो वो पूरा सिस्टम ही ऐसा है। आप जिस राज्य से आते हैं वहां शिवाजी महाराज का क्षेत्र है, इसलिए आप इस प्रकार का स्वभाव रखते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे हिंदू समाज को वो स्वभाव रखना पड़ेगा। सरकारों को और बाकियों को गाली देने से पहले हमको उतरना पड़ेगा सर। हम अगर उतर कर आएंगे तो सरकार मजबूर हो जाती है कि वो काम करे जो हम करवाना चाहते हैं।
लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सारे काम हम नहीं कर सकते, कुछ काम सरकार के भी हैं जो उनको करने चाहिए, लेकिन सारे काम सरकार भी नहीं कर सकती, जो हमें करने चाहिए वो हमारे काम है। इसलिए जो समाज के अंदर इस तरह के लोग घूम रहे हैं, इनको पनिश करने का, और इन तरह के लोगों ने जिन्होंने मंदिर लूटे, जिन्होंने जनसंहार करे, जिन्होंने नरसंहार करे, उनका हिसाब उसी भूमि पर वहीं पर हो जाना चाहिए था। उसका हिसाब क्यों आगे बढ़ा, मैं तो समझ ही नहीं पाया। इसलिए दुर्बलता हम सब में है, किसी एक पर प्रश्न कर यहां नहीं किया जा सकता। सारे उसी मिट्टी के हैं, सारे उसी प्रकार के हैं। इसलिए हिंदू समाज को शिवाजी महाराज के चरणों में नमन करके वो रास्ते पकड़ने चाहिए, महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करके वो रास्ते पकड़ने चाहिए। अगर नहीं पकड़ेंगे तो याद करिए कि लोग कहते हैं कि युद्ध में जितने लड़ रहे थे उससे ज्यादा बाहर खड़े थे, वो भी हिंदू थे, और वो जो बाहर खड़े थे वो ताली ये बजा रहे थे कि कौन जीतेगा इनमें। अगर वो एक एक पत्थर मारते पानीपत के युद्ध में तो मुझे लगता है कि हम जीत सकते थे, केवल एक पत्थर मारते। तो सबसे बड़ी कमी जो हमारे अंदर, हमारे समाज में, वो सबसे बड़ी समस्या है। व्यापक बात कही आपने। बिट्टा कराटे का काफी बार उल्लेख हुआ, तो वीडियो दिखा लेते हैं, फिर मैं क्लोजिंग के लिए सुशील जी के पास जाऊंगा। बिट्टा कराटे का शॉर्ट में दिखाना जरा, ताकि लोगों को पता चले। मुझे याद नहीं कितने लोग मारे। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हम मारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही मारे। मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मुजरवानी। अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। सुशील जी, राक्षस का हमने दिखा दिया कि मां बहन को भी अपनी मार देता। हाँ जी, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। आपने एक अधिवक्ता को इस कार्यक्रम में बुलाया है, वो कह रहे हैं कि हमें खुद हिसाब कर देना चाहिए था। इसको कहते हैं पीड़ित को दोष देना। इसको कहते हैं कि जिसका अगर बलात्कार हुआ है तो शायद उसी ने कुछ कम कपड़े पहने होंगे, शायद उसी ने कुछ इशारे किए होंगे। ये बहुत निर्लज्जता वाली बात है। आज आप बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, आप उन्हें कहेंगे कि आप अपना हिसाब खुद ही कर लीजिए। आप क्यों नहीं हिसाब कर पा रहे हैं? आप कश्मीर की स्थिति को अनदेखा करके मुट्ठी भर हिंदुओं के, और वो भी निहत्थे हिंदुओं के रहते, आप कह रहे हैं कि वो अपना हिसाब खुद ही कर लेना चाहिए था। ये सरकार की तरफ जो जिम्मेदारी बनती है, व्यवस्था की तरफ जो जिम्मेदारी बनती है, न्यायालय की तरफ जो जिम्मेदारी, उनका बचाव करने की कोशिश है, और ये बड़ी निर्लज्ज कोशिश है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ये मैं आपको बुज़दिल समझता हूं। क्या बात कर रहे हैं? ये शर्मनाक बात है। अब बुज़दिली की बात कर रहे हैं। आप एक बार पहले भी मेरे से कह चुके थे। तब मैंने कहा था, आप एक बार व्यक्तिगत मेरे से कह रहे, तब मैंने कहा था मैं चलूंगा कश्मीर में, लेकिन पहला पत्थर आपको मरना पड़ेगा। रवि खन्ना को बुज़दिल कहेंगे। सुशील, इनको कैराना क्यों नहीं गए? यूपी में क्यों नहीं गए ये लोग? कैराना में नहीं हुआ? चलिए, इनकी बुज़दिल कहेंगे। 80 साल के नीलकंठ गंजू को बुज़दिल कहेंगे। आप ये सरकार के चमचे बनना बंद कीजिए आप। चलिए, हम सब एक राय बनाए और हमको शत्रुओं का खात्मा करना पड़ेगा। एक राय में हमारे साथ देश के कितने प्रतिशत लोग हैं जो फांसी की बात का समर्थन करते, पोल में देखते। कार्यक्रम के शुरू में आपने देखा था, कार्यक्रम के अंत में हम देख रहे हैं कि फांसी की मांग करने वाले में कितने लोग हैं। ये अभियान अब शुरू हो रहा है और आप लोगों की समर्थन की हम मांग करते 98%। मैं सारे गेस्ट पैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके चर्चा के कारण यह आंकड़ा 98 तक गया है। आज यहीं पर रुकते हैं, लेकिन फांसी तक यह अभियान जारी रहेगा। जय हिंद।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी